जानवी अपनी सास हेमा, ससुर प्रीतम और पति निशांत के साथ रहती है। एक रोज, क्या कमाल के रसगुल्ले बनाए हैं तूने बहू, और दे मुझे, बड़ा मजा आ रहा है। खाओ खाओ और खाओ, और खुद भी रसगुल्ले जैसी बन जा। अरे तुम्हारी जरा बाकी सहेलियों को देखो, इस उम्र में भी कितनी अच्छी दिख रही है वो, और तुम तो बस फैले जा रही हो। एक जमाना था जब तुम्हारे सामने सारी हीरोइनें फेल हो जाती थी, और अब देखो। खैर छोड़ो, तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अरे तुम तो ये सारी बातें बोलो ही मत, बड़े आए मुझे सुनाने वाले। और मैं जानती हूँ कि मैं जवानी में बहुत सुंदर लगती थी, और तब मेरे पीछे बहुत से लड़के भी पड़े हुए थे। लेकिन तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम जैसे लंगूर से शादी की, वरना आज तक तुम कुंवारे ही रह जाते। क्या तुमने मुझे लंगूर कहा? हाँ तो तुमने क्या सुना, सच ही तो कहा मैंने। इन दोनों की ये नोकझोंक देखकर निशांत और जानवी बहुत हंसते हैं। अरे बस कीजिए आप दोनों। और ये क्या है पापा, हर बार आप मम्मी को कुछ बोलती ही रहते हो। और नहीं तो क्या, फिर उन्होंने कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा भी आ जाता है। अरे शांत हो जाओ और चुपचाप खाना खाओ। और बहू तू मुझे जल्दी से रसगुल्ले दे दे। फिर एक दिन जब हेमा एक दुकान में जाती है, तभी हड़बड़ी में वो अपना फोन उसी दुकान में भूल जाती है। अरे ये क्या, ये तो उस औरत का फोन है, मुझे उन्हें देना चाहिए। अरे रुकिए, रुक जाइए, आपका फोन रह गया। क्या? फिर हेमा पीछे मुड़ती है, और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब वो एकदम हैरान रह जाते हैं। हेमा तुम? अरे भूषण तुम, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे, और कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ हेमा, मेरी बेटी का यहीं पर ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए मैं इसी जगह पर रहने आया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? सब बढ़िया है, बेटे की शादी हो गई है, अब बस दादी बनने का इंतजार है। क्या बात है, वैसे ये फोन रह गया था तुम्हारा उस दुकान में, इसीलिए मैं देने आया। दुकान में मैंने तुम्हारी तरफ ठीक से देखा ही नहीं, इसीलिए पहचान नहीं पाया। अच्छा, शुक्रिया भूषण। तुम्हें इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ना, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो वहां पर जाकर चाय पीते हैं। ठीक है भूषण, चलो। फिर हेमा और भूषण दोनों चाय पीने चले जाते हैं। हाँ हेमा, मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। 6 साल पहले एक बीमारी के चलते उसका देहांत हो गया। सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए तुम हिम्मत रखो। हाँ हेमा, वैसे चाय पीते पीते मुझे पुराने दिन याद आ गए, कैसे हम दोनों छुप छुप कर मिला करते थे, वो भी ठंड के मौसम में। हाँ भूषण, हमारे परिवार वालों ने तो हमारे रिश्ते को नहीं स्वीकारा, और इसीलिए हमें अलग होना पड़ा, और हमें कहीं और शादी करनी पड़ी। खैर, अब तो वो सारी बातें करके कोई फायदा नहीं। हाँ हेमा, तुमने सही कहा। फिर भूषण और हेमा एक दूसरे के फोन नंबर्स ले लेते हैं, और फिर एक रोज, अरे तुम्हें वो हीरो पसंद था ना, जितेंद्र, सिनेमा घर में उसकी पिक्चर फिर से रिलीज हुई है। क्या सच में? हाँ हेमा, इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों वो पिक्चर देखने जाते हैं। क्या कहती हो तुम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर जितेंद्र की पिक्चर देखना, इसमें तो कुछ और ही मजा होगा। हाँ हेमा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। ठीक है, तो फिर तय रहा, कल हम दोनों पिक्चर देखने जाएंगे। उसके बाद हेमा फौरन जानवी के पास जाती है। अरे बहू, मेरे साथ जरा बाजार चलना, मुझे वो नए कपड़े खरीदने हैं। लेकिन मम्मी जी, ऐसे अचानक से क्यों? आप कहीं गाँव जा रही हो क्या, या किसी की शादी का न्योता आया है? अरे नहीं बहू, कल मुझे मेरी सहेलियों के साथ बाहर जाना है, इसीलिए नया ड्रेस चाहिए। और मेरे पास अभी जो कपड़े हैं वो सब काफी पुराने हो चुके हैं। ठीक है मम्मी जी, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। क्या बात है हेमा, अरे तुम तो एक नंबर की कंजूस और मक्खी चूस हो, तो फिर तुम कैसे नए कपड़े लेने जा रही हो?
आखिर ये बदलाव कैसे आया तुम में? अरे तुमको क्या करना है? तैयार हो जाओ उसमें भी दिक्कत, ना हो तब भी दिक्कत। अरे आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम, बेवकूफ आदमी। फिर हेमा और जानवी दोनों खरीदारी करने जाती हैं और अगले दिन अच्छी तरह से तैयार होकर हेमा भूषण के साथ पिक्चर देखने जाती है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। कितनी मजेदार पिक्चर थी ना, मैं तो ये पिक्चर 100 बार देख सकती हूँ। क्या बात है। वैसे ये पिक्चर जितेंद्र की अब तक की सबसे अच्छी पिक्चरों में से है। अच्छा सुनो, वो देखो केले के गोलगप्पे तुम्हें बहुत पसंद है ना, वो भी एकदम तीखे वाले। अरे तुम्हें अब तक याद है? और नहीं तो क्या, चलो खाते हैं। फिर वो दोनों ठेले के गोलगप्पे खाने जाते हैं। हेमा को भूषण के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है और अपने जीवन में आए इस नए बदलाव के कारण वो अब काफी खुश रहने लगती है। अरे मम्मी जी, आज मेरा सिर बड़ा फटा जा रहा है। रात को देर से सोकर सुबह जल्दी उठी थी ना, शायद इसीलिए हो रहा है। हे भगवान, तो अब? तो क्या मैं थोड़ा आराम कर लूं क्या मम्मी जी? आज खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे। हाँ तो ठीक है बहू, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मंगवा लो ना बाहर से खाना, और तुम अब अच्छे से आराम करो। जाओ कमरे में जाकर सो जाओ। ठीक है मम्मी जी, शुक्रिया। इतना कहकर जानवी खुशी से अपने कमरे में चली जाती है। क्या बात है हेमा, पहले कभी अगर बाहर से मंगवाने का जिक्र भी होता था तो तुम फट से खाना खुद ही बना लेती थी ताकि 2 पैसों की बचत हो जाए, लेकिन आज तुम पहली बार खाना बाहर से मंगवाने के लिए मान गई। अरे क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तो एकदम खुशी में रहती हो, ऊपर से इतनी दिलदार भी हो गई हो। अरे मैं क्या इतनी बुरी हूँ क्या? तुमसे तो मेरी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती, और मैं तो हर वक्त ही खुश रहती हूँ। वो तो तुम्हारी आंखें हैं जो मुझे खुशी में नहीं देख सकती। हटो अब, दिमाग का दही मत करो। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है मम्मी जी, साक्षात आप रसोई में आई हो, ऊपर से कुछ बना भी रही हो। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे इतना क्या बवाल मचा रही है तू? वैसी बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन ये बताइए कि यह मजेदार पकवान बनाने का क्या कारण है? आज तो कुछ खास भी नहीं है, तो फिर आप ये क्यों बना रही हो? अरे निठल्ली लड़की, मैं और मेरी सारी सहेलियां एक दिन की पिकनिक के लिए जा रही है, इसीलिए हर कोई अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लाने वाला है, इसीलिए मैं ये पकवान बना रही हूँ। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जाइए और खूब मजे कीजिए। लेकिन हेमा वो पकवान भूषण के लिए लेकर जाती है और उन्हें खाकर भूषण बहुत खुश हो जाता है। ओ हो, पुराने दिन याद आ गए हेमा। कैसे तुम मेरे लिए छुप छुप कर डब्बा लाया करती थी। हाँ भूषण, मुझे भी। और आज भी कुछ नहीं बदला है, ना तो तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद और ना ही तुम। क्या तुम भी भूषण? अरे सच कह रहा हूँ बाबा। अच्छा ठीक है बाबा, अब चुपचाप खाओ। फिर एक रात जब निशांत नाइट शिफ्ट के लिए घर से बाहर निकल रहा होता है, तभी अरे ये क्या, मम्मी इतनी रात गए बालकनी में, और वो तो इस वक्त किसी से बात कर रही है फोन पर। फिर अगले दिन निशांत ये बातें जानवी को बताता है। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो सकता है कि वो अपनी सहेली से बात कर रही होंगी। हाँ जानवी, मुझे भी वही लगा, इसीलिए मैं कुछ बिना बोले ही वहां से चला गया। वैसे भी मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही थी। अच्छा, लेकिन फिर भी जानवी, अरे कितनी रात हो चुकी थी, और अगर उन्हें बात ही करनी थी तो घर के अंदर भी तो कर सकती थी ना। उन्हें बालकनी में जाने की क्या जरूरत थी? ओफो निशांत, अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अरे तुम तो जानते ही हो ना, पापा जी तो 10 बजे ही सो जाते हैं और उनकी नींद खराब ना हो जाए, इसीलिए मम्मी जी बालकनी में जाकर बात कर रही होंगी। हाँ जानवी, शायद यही हुआ होगा। मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन जानवी और निशांत ये देखते हैं कि हेमा हर रात देर तक बालकनी में आकर फोन पर बातें कर रही है। फिर एक रोज, अरे मम्मी जी,
आप रोजाना रात में किससे बात करती हो, वो भी 12-12 बजे तक? अरे बहू, वो हमारी सहेलियों में से एक सहेली विदेश गई है ना, तो वहां से फोन करती है हमें और फिर हम सब एक साथ बात करते हैं। और तुझे तो पता ही होगा, अगर भारत में रात होती है तो विदेश में सुबह होती है, इसीलिए हम उससे रात में ही बात करते हैं। अच्छा, तो ये बात है क्या? खैर, इतनी देर तक मत जागा कीजिए, वरना आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। निशांत तो 12 बजे ऑफिस जाता है, इसीलिए हम दोनों तो जागे ही रहते हैं। और तभी उसने आपको देख लिया। ठीक है बहू, मैं समझ गई, लेकिन तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। फिर ऐसे ही एक दिन भूषण हेमा को एक प्यारा सा तोहफा देता है और उस तोहफे को देखकर प्रीतम एकदम चकित रह जाता है। ये तोहफा तुम्हें किसने दिया हेमा, और क्या है इसमें? खबरदार जो उसे खोलने की कोशिश भी की तो ये मुझे मेरी एक खास सहेली ने दिया है और इसे तो मैं आराम से खोलूंगी। वाह भाई वाह, आजकल तो तुम्हारी सहेलियां बड़ी मेहरबान हो रही है तुम पर। हाँ तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे मुझे तो याद भी नहीं कि तुमने मुझे आखिरी तोहफा कब दिया था। अरे तुम्हारी जेब से तो मेरे लिए 10 रुपए भी जल्दी नहीं निकलते और बात करते हो। तुम तो चुप ही बैठो, वही तुम्हारे लिए सही है। अरे जब देखो तब मुझे ही चुप कराती रहती हो, और आता ही क्या है तुम्हें? फिर एक दिन भूषण और हेमा कहीं दूर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। तभी हेमा अपनी सहेली से कहती है, देखना योगिता, अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। मैं तेरा नाम लेकर जा रही हूँ, कहूंगी कि योगिता के गांव जा रही हूँ, और तब कहूंगी कि मैं योगिता के गांव जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। और अगर मेरे घर वालों ने तुझे फोन करके पूछ लिया तो तू बता देना कि हेमा मेरे साथ ही है। अब क्या करूं, मेरे घर वाले तो समझने से रहे, लेकिन मुझे भूषण के साथ तो जाना ही है। तू फिक्र मत कर हेमा, आराम से जा तू, मैं हूं ना यहाँ पर। और हाँ, तू डर मत, थोड़ी ना तू कोई गलत काम कर रही है। योगिता और हेमा दोनों वीडियो कॉल पर बातें कर ही रहे होते हैं कि उनकी ये सारी बातें प्रीतम सुन लेता है। और फिर बाद में, अरे लानत है तुम पर हेमा, इस उम्र में ये अफेयर वगैरह करना शोभा देता है क्या तुम्हें? अरे तो फिर किस उम्र का इंतजार करूं मैं? मेरे पापा ने तो मेरे और भूषण के रिश्ते को नहीं स्वीकारा और मुझे तुम्हारे गले बांध दिया। आगे सास ससुर के दबाव में आकर पूरी जिंदगी काटी, और अब तो वो भी चले गए, और अब दादी बनने की उम्र हो चुकी है। तो अब मैं किस उम्र की राह देखूं? सारी जिंदगी तो दूसरों का ही सोचती रही, लेकिन मेरी खुशियों का क्या? लेकिन मम्मी जी, आपको खुश रहने से कौन रोक रहा है? और आप इस उम्र में बॉयफ्रेंड रखोगे तो कैसे चलेगा? कल को हमारे बच्चे होंगे और उन्हें जब ये पता चलेगा तो उनकी परवरिश पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। और नहीं तो क्या मम्मी, अरे ये आप क्या कर रही हो? अरे तुम क्या जरा पागल हो गई हो क्या? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। भूषण कोई मेरा बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैं तो अब भी तुम्हारे पापा से ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, फिर चाहे वो कैसी भी हो। आखिर इनके साथ मैंने अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर उस नालायक आदमी के साथ घूमने क्यों जा रही थी? और रात में तुम उसी के साथ बात करती हो ना? और वो तोहफा भी तुम्हें उसी ने दिया होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे मैं अगर किसी आदमी के साथ घूमने जाऊं, रात में बातें करूं, या फिर वो मुझे तोहफे दे दे, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि एक वक्त पर हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उस बात को अब सालों बीत गए हैं और अब हम दोनों बस अच्छे दोस्त ही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है हम में। लेकिन मम्मी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सोच कितनी दबी हुई है। अरे इस समाज में एक औरत और एक आदमी के रिश्ते पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, फिर चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो। इसीलिए मैंने भी ये बात तुम लोगों से छुपाई। अच्छा, तो अब आगे का क्या है?
आगे भी तुम उसे ऐसे ही मिलती रहोगी क्या? अरे नहीं बाबा, अब ये लुका छुपी करने की क्या जरूरत है? जब आप सबको पता चल ही चुका है तो अब से मैं उसे यहीं पर बुलाया करूंगी। फिर सभी साथ मिलकर मस्त गप्पे मारेंगे। हेमा की ये बातें सुनकर प्रीतम, जानवी और निशांत अपना सर पकड़ लेते हैं। पीयूष अपनी 2 बीवियां अनाया और टीना के साथ रहता है। एक दिन की बात है जब पीयूष बहुत बीमार होता है। पीयूष बेबी, ये देखो, मैंने खास यूट्यूब पे देखकर तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट सूप बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी है और इसे खाने के बाद तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। अगर ये तुम्हारा घटिया सूप पीने से मेरे जानू की तबीयत ठीक हो जाती तो फिर डॉक्टर ने गोली क्या अचार डालने के लिए दी है क्या? बेवकूफ कहीं की। टीना, ज्यादा मुंह मत चला। ये दवाई लाकर तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। तुम अगर मेरे बेबी से सच्चा प्यार करती ना तो तुम भी उसके लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओ जस्ट शट अप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे जानू के लिए क्या सही रहेगा। जानू, चलो उठो, बैठकर ये लाल गोली खाओ। अरे ओ पागल खाने से छूटी हुई दिमाग से पैदल औरत, उसे अभी लाल गोली नहीं देनी है, बल्कि ये पीली वाली गोली देनी है, और ये लाल वाली गोली रात में देनी है। अरे तुम चाहे कितना भी नाटक करो, हो तो तुम मंद बुद्धि ही। अबे ओ भूतनी, ज्यादा दांत मत दिखा वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। खुद को ज्यादा शानी मत समझ। पीयूष बेबी को अभी ये लाल वाली गोली ही देनी है, समझ गई ना? नहीं, ये रात को देनी है, अभी इसे पीली वाली देनी है। अरे चुप रहो तुम, मैंने कहा ना लाल वाली देनी है। नहीं, पीली वाली। लाल वाली। अरे बंद करो अपना ये लाल पीली वाला तमाशा। एक गोली के लिए तुम दोनों इतनी बहसबाजी कर रही हो। अरे इतना झगड़ने से अच्छा तो यही होगा ना कि तुम दोनों उस प्रिस्क्रिप्शन में देख लो कि डॉक्टर ने उसमें क्या लिखा है। तुम दोनों में तो इतनी सी भी अक्ल नहीं है। 2 बीवियां होने के बावजूद भी मेरा तो कोई फायदा नहीं है। क्या फूटी किस्मत लाई है मैंने। देखो जानू, यही कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, बेवकूफ कहीं की। अबे ओ पगलेट, ये देख, पीली गोली ही देनी है। बढ़िया है पीयूष बेबी की बेबी कहने वाली। भूल मत, मैं इसकी पहली बेबी हूँ और मैं हर एक काम में हमेशा तुझसे आगे ही रहूंगी। गधी कहीं की। अनाया और टीना दोनों भी पीयूष के सामने खूब लड़ती है। फिर एक दिन जब टीना और पीयूष की एनिवर्सरी होती है तभी, हैप्पी एनिवर्सरी जानू, आई लव यू सो मच। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट प्लम केक बनाया है और ये सारी सजावट भी मैंने ही की है। अरे वाह टीना, ये सजावट तो वाकई में बहुत सुंदर बनी है। क्या कमाल का केक बनाया है तुमने। सच में टीना, मजा ही आ गया। बाय द वे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर। ओ माय गॉड, वाओ पीयूष, ये तो वही ब्रांडेड पर्स है जो मुझे कब से चाहिए थी, और ये डायमंड रिंग। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच पीयूष जानू, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। यू आर मोस्ट वेलकम टीना। फिर पीयूष बाद में जब अनाया के पास जाता है तभी वह कमरे में मुंह फुलाकर बैठी होती है। अरे अनाया डार्लिंग, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम तो चुप ही रहो बेबी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमारी एनिवर्सरी पर तुमने बस मुझे छोटे मोटे तोहफे दिए थे, लेकिन उस कागड़ी टीना को तुमने आज हीरे की अंगूठी दी है और महंगी पर्स भी। ये तुमने बहुत गलत किया है। तुमसे मैंने कितना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया है? ये आंसू। ओफो मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाता हूँ। फिर तुम्हें जो भी खरीदना है और जितना भी खरीदना है खरीद लो, पर प्लीज यार मुझसे ऐसे रूठ कर मत बैठो। देख लो, अभी वक्त है, मैं खुद के लिए डायमंड का नेकलेस लूंगी। अरे ठीक है बाबा,
ले लो, अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर पीयूष अनाया को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। अगले दिन, क्या हुआ टीना, आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया और तुम्हारा ये चेहरा भी कितना उतरा हुआ लग रहा है। क्या बात है बेबी? चुप रहो पीयूष, और ये अच्छेपन का नाटक मेरे सामने मत करो और चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे कल मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने क्या किया? हमारी एनिवर्सरी के दिन पर तुम मेरी सौतन को घुमाने लेकर गए। मेरे इस नाजुक से दिल पर घाव देते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? कोई इतना नालायक और बुज़दिल कैसे हो सकता है भला? ओह गॉड टीना, अनाया भी मुझसे रूठ गई थी, इसीलिए मैं उसे शॉपिंग के लिए लेकर गया था। अच्छा बाबा सॉरी, अब मुझ पर ऐसे गुस्सा मत रहो यार। वो सब तो ठीक है पीयूष, लेकिन तुम्हें हमारी एनिवर्सरी का दिन ही मिला था क्या? अरे एनिवर्सरी साल में एक ही बार आती है और मुझे अब तुम्हारी कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। उसे तो तुमने मेरे से भी डबल ट्रिपल शॉपिंग कराई और मुझे तो तुमने बस अंगूठी और पर्स ही दिलाई। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी अभी शॉपिंग करनी है। अच्छा बाबा ठीक है, ये लो, ये कार्ड रखो अपने पास और तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। आज मेरी बैक टू बैक इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, इसीलिए मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। लेकिन हाँ, अनाया को बताना मत इस कार्ड के बारे में, वरना वो भी वापस भड़क जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं उसे। और थैंक यू सो मच बेबी। फिर पीयूष वहां से चला जाता है और टीना फौरन अनाया के पास आती है। ये देखो अनाया, पीयूष मुझे कार्ड देकर गया है और इससे हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। वैसे कल रात को तुमने क्या क्या शॉपिंग की? बहुत सारी टीना, मजा ही आ गया। चलो अच्छी बात है, अब ज्यादा देर ना रुकते हुए हमें बाहर शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए और आते वक्त मूवी भी देखेंगे। ऊपर से हमारी स्पा की भी अपॉइंटमेंट है ना। हाँ टीना, मैं अभी 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, फिर चलेंगे हम बाहर। फिर टीना और अनाया दोनों साथ में घूमने के लिए चली जाती है और ढेर सारी शॉपिंग करके वो दोनों खूब एंजॉय करती है। वाव यार, आज तो एकदम अलग ही लेवल का मजा आ गया। बस पीयूष को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों उसके सामने लड़ती झगड़ती है और बाकी टाइम पर एकदम पक्की सहेलियां बनकर रहते हैं। हाँ यार टीना, मुझे भी उसी बात का डर है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों सौतन होने के बावजूद भी इतनी अच्छी सहेलियां बन चुकी है, तब वो हम दोनों को भाव ही नहीं देगा। हमें उसे पता लगने ही नहीं देना चाहिए कि हम दोनों उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए हैं और बाकी कुछ नहीं। फिर एक दिन अचानक से उनके घर पर अनाया और टीना की ननद सास रंजना आती है और वो थोड़े ही दिनों में दोनों बीवियों का रवैया समझ जाती है। ये तो बड़ी अजीब बात है, छोटे की दोनों भी बीवियां उसके सामने ही लड़ती झगड़ती है, लेकिन बाकी के समय तो एक साथ सारे काम करती है और आपस में भी अच्छे से बात करती है। कहीं ये दोनों उसके साथ सिर्फ उसकी दौलत के लिए तो नहीं है ना? शायद यही बात है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि मैं इनकी ननद सास हूँ और मैं इन दोनों का कभी सौतन कभी सहेली वाला ये ड्रामा खत्म तो करके ही रहूंगी। फिर रंजना दोनों के पास चली जाती है। अनाया टीना, तुम दोनों अपने पति से बेशुमार प्यार करती हो और ये बात हम सब जानते हैं, इसीलिए अब तुम दोनों को अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखना होगा और ये हमारे में रिवाज है। ये व्रत हर साल गर्मी के मौसम में आता है और हाँ, निर्जल व्रत रखकर तुम्हें दिन भर में कम से कम 15 पकवान बनाने होंगे जो तुम शाम को भगवान को भोग चढ़ाओगे और फिर उसके बाद में अपने पति का खाना होने के बाद ही खाओगे। क्या? निर्जला व्रत और उसमें भी 15-15 पकवान बनाने होंगे? अरे इस व्रत के बारे में सुनकर ही मेरे पसीने छूट रहे हैं, तो फिर मैं इसे कैसे रख पाऊंगी? अरे जब देखो तब उसके सामने लड़ती झगड़ती रहती हो, उससे प्यार करने का इतना दावा भी करती हो, और जब तुम्हें अब अपने प्यार को सिद्ध करने का अवसर मिला है तब तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं?
तुम दोनों को अपने पति परमेश्वर के लिए ये व्रत रखना ही होगा। उन दोनों के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उन्हें वो व्रत रखना ही पड़ता है। और वो दोनों निर्जल व्रत रखते हुए 15 पकवान बनाने में जुट जाती है। अब मैं भी देखती हूँ कि इन दोनों को मेरे भाई से कितना प्यार है। यार टीना, यहाँ तो एक पकवान बनाकर ही मेरी टाइटाई फिश हो चुकी है, फिर हम 15 पकवान कैसे बना पाएंगे? हाँ अनाया, हमें पीयूष की जान की कोई परवाह नहीं, बस उसके पैसों से मतलब है। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पी ही लेते हैं। वैसे भी रंजना दीदी को क्या ही पता चलेगा। हाँ टीना, ये बात तो तूने एकदम सही कही। पी लेते हैं थोड़ा पानी। फिर अनाया और टीना दोनों चुपके से पानी पी लेती है और इस पूरे हादसे को रंजना अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद वो रात को पीयूष को ये वीडियो दिखाती है। और पीयूष अपनी दोनों बीवियों की सच्चाई देखकर हैरान रह जाता है। देख रहा है ना छोटे, जो तू इतने लंबे समय से पहचान और जान समझ नहीं पाया, वो मैंने यहाँ पर आकर एक हफ्ते में ही पहचान लिया और इसीलिए दोनों की प्रेम की परीक्षा ली। लेकिन इन दोनों ने अपने मुंह से ही अपनी सच्चाई उगल दी है। देख रहा है ना इस वीडियो में। हाँ दीदी, ये टीना और अनाया ने मेरे साथ सही नहीं किया है। अब तो मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। फिर अगले ही दिन पीयूष अपनी तीसरी बीवी के साथ घर आता है और उसे उस लड़की के साथ देखकर टीना और अनाया चौंक जाती है। ये कौन है जानू? हाँ बेबी, बताओ ना, ये कौन है? मुझे तो टेंशन हो रही है। अरे मेरा भाई क्या बताएगा तुम्हें, मैं ही बताती हूँ। ये मेरी तीसरी भाभी है, यानी छोटे की तीसरी बीवी। स्वागत नहीं करोगी क्या अपनी नई सौतन का? क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया बेबी, तुमने मुझे और टीना को धोखा दिया है। हाँ जानू, अरे तुम तो बेवफा निकले। अच्छा, तो मैं बेवफा हूँ, और उस बेवफाई का क्या जो तुम दोनों ने मेरे साथ की है। तुम दोनों को अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो वीडियो, इसमें मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई। फिर पीयूष उन दोनों के सामने वो वीडियो प्ले करता है और उसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाती है। तुम दोनों को बस मेरे पैसों से ही मतलब है ना, इसीलिए मैंने तीसरी शादी की। अब तुम दोनों को ना मेरी जिंदगी में रहने की जरूरत है और ना ही मेरे घर में। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं जानू, प्लीज ऐसा मत बोलो, हमें माफ कर दो। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज ऐसा मत करो। हाँ बेबी, हमें माफ कर दो, प्लीज बेबी। अरे तुम दोनों ने मेरे साथ जो भी किया है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दूंगा। और तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मेरे उसूलों से चलना होगा। और जैसे तुम दोनों कभी सौतन कभी सहेली बनकर रहती आई हो, वैसे ही इसे भी अपनाना होगा, इसे भी अपनी सहेली बनाना होगा। बोलो, हे मंजूर? ठीक है बेबी, जैसा तुम कहो। हाँ जानू, हमें बस खुद से अलग मत करो, हम इसे भी अपने साथ प्यार से रखेंगे। और इस तरह से अंत में तीनों सौतनें साथ में एक साथ प्यार से रहने लगती है और उन तीनों को भी पीयूष के हिसाब से ही चलना पड़ता है। सुनंदा और संतोष अपने बेटे सूरज, बहू देविका और बेटी अम्मू के साथ रहती है। देविका एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एक हाई पोस्ट की नौकरी करती है, जिस कारण घर में खाना बनाने के लिए और साफ सफाई करने के लिए अलग अलग 2 नौकरानियां होती है। रोजाना खाना बनाने के लिए नौकरानी चंपा आया करती है, लेकिन घर वालों को उसके हाथ का बना हुआ खाना इतना पसंद नहीं आता है। हाय हाय, अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? ये तेल वाली चपाती क्यों बनाती है तू? नालायक कहीं की, हम लोग घी वाले फुलके खाते हैं, तो फिर तूने ये चपातियां क्यों बनाई? और ये पनीर, इसे भी ऐसे ही डाल दिया सब्जी में, तनिक फ्राई तो कर देती। हाँ चंपा, बचपन से ही मम्मी फ्राइड पनीर ही सब्जी में डालती है। तुम अपने मन मर्जी से खाना बना बनाकर
खाने की पूरी ऐसी की तैसी कर देती हो यार, सीरियसली। अरे लेकिन ऐसी ज बात थी तो आप लोगों ने मेरे को बताना था ना पहले। आप लोगों ने तो मेरे को बताया ही नहीं, तो मेरे को क्या सपना आने वाला था क्या? काय तुम्ही पण, अब जो बना है उसे खाइए। आज का मेरा टाइम खत्म हो गया है और मैं निकल रही है। बाय बाय। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है। फिर रात होने पर जब देविका अपने काम से घर लौट आती है, तभी देविका भाभी, चंपा नौकरानी को निकाल दो काम से, वो बहुत ही बेस्वाद खाना बनाती है। और नहीं तो क्या, अरे हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन वो हमें अपनी महाराष्ट्रियन तरीके का खाना खिलाती है। ये भी कोई बात हुई क्या? देखो बहू, तुमने ही उसे यहाँ पर काम पर लगाया है और अब तुम ही उसे यहाँ से निकालोगी और कोई अच्छी सी नौकरानी ढूंढ लाओ। हाँ देविका, घर वालों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बदल दो ना ये नौकरानी। नहीं सूरज, मैं नौकरानी नहीं बदल सकती, क्योंकि बाकी की नौकरानियां अच्छा खाना नहीं बनाती है। मैंने चंपा के बारे में आस पड़ोस वालों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी है और उसकी तनख्वाह भी केवल 5,000 ही है, वरना बाकी नौकरानियां तो 7,000 के नीचे 1 रुपया भी नहीं लेती। तो फिर तेरा क्या कहना है कि हम लोग उस नौकरानी के हाथ का बेस्वाद खाना चुपचाप खाते रहे? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। अगर आपको किसी पदार्थ में या कोई पकवान में कोई बदलाव करना है, कुछ मिलाना है या फिर कुछ कम करना है, तो आप चंपा को बोल दिया करो ना। या फिर लगे हाथ आप खुद भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, उसमें क्या होने वाला है? वाह बहू वाह, अब तो मेरा वही काम रह गया है। रोज रोज मैं उसे क्या आदेश ही देती रहूं क्या? ये करने से अच्छा तो यही होगा कि सारा खाना मैं ही बना दूं। क्यों? वैसे भी मैं 20 साल की नौजवान लड़की हूं ना। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, बात करती है। लेकिन माँ जी, सुनंदा देविका को चुप कराती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन जब घर में दूर के रिश्तेदार खाना खाने आए होते हैं, तभी वो लोग भी चंपा के बनाए हुए खाने में थोड़ी बहुत कमियां निकालते हैं। अरे सुनंदा, पाव भाजी बनाने बोली थी ना, तो फिर तूने ये क्या बना के रखा है? ये तो एकदम मुंबई की मिसल की तरह दिख रहा है। ये कैसा खाना बनाया है तुम्हारी नौकरानी ने? और ये कचौरियां, इनका स्वाद तो कुछ और ही है। लेकिन खैर, जो भी है अच्छा बनाया है। हाँ, अलग प्रकार से बनाया है, लेकिन इनमें भी स्वाद है। वो हमारी काम वाली नहीं है ना, इसीलिए उसे इतना नहीं आता, लेकिन मैं उसे सिखा रही हूँ। आप खाइए ना। फिर मेहमानों के चले जाने के बाद सुनंदा देविका पर फिर से चिल्लाने लगती है। देखा ना तूने देविका बहू, कैसे मेहमानों ने खाने की जम के बुराई की। सब इस कलमुही करमजली चंपा के कारण हो रहा है। यही इस फसाद की जड़ है। काय? अरे मातारे, मेरे को क्या बोल रही हो आप? अरे जब मैं खाना बनाती है तब आपके मुंह में क्या दही जम जाता है क्या? तब बीच बोलने का था ना मेरे को। अब बोलने का क्या मतलब है? देखिए माँ जी, पहले तो मेहमानों ने खाने की कोई बुराई नहीं की। उन्हें तो वो बस दिखने में अलग लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप चंपा को थोड़ा बहुत गाइड कीजिए, फिर उसके बाद आप जैसा कहोगे वो वैसा ही खाना बनाएगी। लेकिन नहीं, आपको तो वो भी नहीं करना है। हाँ, नहीं करना। मैं रोज रोज इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकती। और सच तो ये है कि मुझे ही क्या, इस घर में किसी को भी इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं पसंद। इसीलिए हम इसे अभी के अभी निकाल रहे हैं और तुम्हें अपना काम धाम छोड़कर घर बैठकर हमारे लिए खाना बनाना होगा। क्या?
ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? अरे चलो हवा आने दो। मेरे को भी ऐसे मचमच वाली जगह पर कामिच नहीं करने का है। मैं तो जा रही है क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए फालतू का टाइम नहीं है। हाँ तो जाओ ना, निकलो अभी के अभी। गपरे मातार्या, पूर्ण परिवारच पागल आहे। फिर चंपा वहां से चली जाती है। चंपा, अरे चंपा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, प्लीज रुक जाओ चंपा। अरे भाभी, जाने दो उस चंपा को, और अच्छा ही हुआ जो वो चली गई। अब आप अपनी ये जॉब छोड़ दो और आप ही हम सबके लिए खाना बनाया करो। लेकिन अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आप लोगों को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा है क्या? मैं घर में 2 पैसे देती हूँ, इसीलिए हम सब इतने अच्छे से रह पाते हैं। और वैसे भी सिर्फ 5,000 ही लेती है वो महीने के। उसे अगर आपने थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो वो आपकी इच्छा के अनुसार, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उससे भी बढ़कर खाना बना कर देगी। अरे आग लगे उस चंपा के हाथ के बने खाने को। और तुझे क्या लगता है, तेरे काम छोड़ देने से हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे क्या? सुन बैल बुद्धि लड़की, तेरे जॉब पर जाने से पहले भी ये घर अच्छे से चलता था, इसीलिए ये बात तो तू सुना ही मत, वरना मैं तेरी जीभ भी खींच लूंगी। समझी कि नहीं? सही कह रही है सुनंदा, तुम्हारे आने से पहले भी ये घर चलता था और आगे भी चलेगा। देविका, छोड़ दो ना काम। नौकरानियों के भरोसे घर में कभी कोई काम सही से नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैं हूं ना कमाने वाला, तुम चिंता मत करो, बस अभी घर को संभालो। पर सूरज, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए तो नौकरानी लगाई थी ना। और मैं क्या करूंगी रसोई में जाकर? अरे आजकल सब कुछ सीखा जा सकता है। जब रसोई में जाकर चूल्हा जलाएगी तभी तो कुछ कर पाएगी ना। यूं पहले से ही हार मान लेने से कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल तुझे खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। देविका अब बुरी तरह से फंस जाती है। वो ना किसी को मना कर पा रही थी और ना ही ठीक तरह से हाँ बोल पा रही थी। फिर उसे ना चाहते हुए भी अपनी जॉब छोड़कर घर के काम करने पड़ते हैं। फिर वो इंटरनेट पर और रेसिपी की बुक्स देखकर खाना बनाने लगती है। लेकिन जब घर के सभी लोग उसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तभी पानी। ये लीजिए पापा जी, पानी। हाय हाय हाय, अरे बहू, इसे तो खाना कहती है? ना दाल में नमक है, ना रोटी ठीक से पकी हुई है। और भाभी, ये रोटियां है या अलग अलग देश के नक्शे? कैसे रोटियां बनाई है आपने? देविका, इंटरनेट से देखने पर और तुम्हारे मायके में इतनी बार पूछने के बाद भी तुम इतना बेस्वाद खाना कैसे बना सकती हो? अरे इससे बेहतर तो वह चंपा ही खाना बनाया करती थी। अगर इसके हाथ का खाना हम ऐसे ही खाते रहे तो हम सबके ऊपर की टिकट जल्द ही निकल जाएगी। इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे जॉब करने दीजिए और चंपा को यहाँ काम करने दीजिए। लेकिन नहीं, आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और बस अपनी ही मनमानी की। तो अब इसे भूखती है, या फिर खुद अपना खाना बनाकर खाइए, नहीं तो आपको मेरे हाथ का ये जानलेवा खाना ऐसे ही खाना होगा। देविका के हाथ का खाना खा खाकर सभी घर वाले धीरे धीरे काफी परेशान होने लगते हैं। बड़े दिन हो गए सुनंदा, हमने नॉनवेज नहीं खाया है। मुझे मच्छी खाने का बहुत मन कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मच्छी कितनी महंगी हो गई है और ये आपको अच्छे से पता है। पहले बहू के पैसे आते थे तब की बात अलग थी। मुझे भी पनीर खाने का बहुत मन करता है, सहेलियों के साथ मूवी जाने का मन करता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहू तो घर पर है ना। अब जितने पैसे आ रहे हैं उन्हीं में हमें काम चलाना होगा। माँ,
मेरे कमरे की सफाई करनी है। कितना गंदा पड़ा हुआ है मेरा कमरा। अम्मू बिटिया, अब हमें अपने कमरे की सफाई खुद ही करनी होगी। बहू ने पैसों की कमी के कारण सफाई वाली नौकरानी को भी काम से निकाल दिया है, इसीलिए अब तुझे ही तेरे कमरे की सफाई करनी होगी। क्या? खुद से सफाई करते करते तो मेरी जान ही चली जाएगी। क्या माँ, तुम ही कर दो ना मेरे कमरे की सफाई। घर में अब राशन भी कम आने लगता है। जहाँ देविका के जॉब पर जाने पर घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और पूरा घर हर एक चीज से भरा रहता था। आज उसी घर के लोग उन चीजों के लिए तरस गए थे। फिर एक दिन जब सुनंदा और संतोष को एक रिश्तेदार की शादी में जाना होता है, तब वो सूरज के पास जाते हैं। सूरज बेटा, वो तेरे चचेरे मामा जी की बेटी की शादी है। हम सभी को जाना होगा और नए कपड़े भी लेने होंगे और शगुन का तोहफा भी। उसके लिए पैसे दे दे बेटा। हाँ बेटा, हमें जाकर खरीदारी करनी होगी। लेकिन माँ, पापा, मेरे सारे पैसे तो खत्म हो चुके हैं। EMI, राशन, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, अम्मू की कॉलेज फी और बाकी के सारे खर्चे निपटाने में ही मेरी इस महीने की सारी तनख्वाह चली गई। पहले की बात अलग थी। देविका के पैसे आते थे तो साइड में रखे रहते थे, पर अब वो भी घर पर है ना, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जब देविका बहू काम पर जाया करती थी तब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी, लेकिन आज घर एकदम सुना सुना सा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने देविका बहू को काम छोड़ने के लिए कहकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि असल में तो उसकी खुशी काम में ही थी और आज वो घर में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ संतोष जी, आप सही कह रहे हैं। उससे तो घर के काम भी नहीं हो पाते। चंपा को वापस बुलाना और बहू को वापस काम पर भेजना, इसी में हम सबकी भलाई होगी। हाँ सुनंदा, यही सही रहेगा। फिर सुनंदा और संतोष देविका के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बहू, हमने तुम्हें जबरदस्ती काम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हाँ बहू, माफ कर दे हमें। और तू सही कह रही थी। आदेश देकर और थोड़ा सा काम खुद करके मैं चंपा को अपने तरीके का खाना बनाना सिखा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन अब चंपा को वापस बुला ले बहू, और तू भी अपनी खुशी अपने काम पर वापस जा। हम समझ रहे हैं कि तेरा भी यहाँ घर में काम करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि तुझसे ये काम होते ही नहीं है। हाँ बहू, जिसकी जगह जहाँ पर होती है वो वहीं पर सही रहता है। थैंक गॉड, आखिर आप दोनों को ये बात समझ आ गई। चंपा को बुलाने पर वो आ जाएगी और आप उसे जैसा मार्गदर्शन दोगी वो बिल्कुल वैसा ही खाना बनाएगी। और मेरी सैलरी में से सिर्फ 5,000 ही चंपा को जाते हैं, लेकिन साथ ही बाकी के पैसों में सूरज को घर खर्च और बाकी के खर्चों में हाथ बटा पाऊंगी। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा और ये सारी बातें सोचकर ही हम तुम्हारे पास आए हैं। फिर अंत में देविका चंपा को फिर से बुलाने का फैसला लेती है। शुरू में चंपा थोड़े बहुत नखरे करती है, लेकिन बाद में मान ही जाती है और घर में वापस काम करने आती है। और वही दूसरी तरफ देविका भी अपनी जॉब वापस ज्वाइन करती है।